तो आज इस क्लास में ना मैं आप लोगों के साथ जो हमारी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये चैप्टर पूरा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चलता है, मतलब सॉरी डेटा के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर है ना दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इससे पहले भी हम कुछ चीजें पढ़ चुके होते हैं। अगर जो स्टार्टिंग से यही चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस तरीके से समझाता हूँ, और जो अभी तक पूरा समझ के आ रहे होंगे तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, एक आंकड़ा होता है यानी कि डाटा होता है, उसको आप पहले इकट्ठा करते हो और उसको अलग अलग प्रेजेंटेशन में तैयार करते हो, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हालांकि हम समझेंगे, यानी कि कुछ नहीं है, किसी भी डेटा को मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं सबका नाम लिख लो, तो डाटा को इकट्ठा करना हो जाता है। फिर मैं उसे कहूं कि अब इसको ऑर्गेनाइज करो, तो आपके ऊपर आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपके अपने अपने अलग तरीके हो सकते हैं ऑर्गेनाइज करने के। जैसे कोई ऑर्गेनाइज करता है कि लड़का लड़की के हिसाब से लिख दो, ऑर्गेनाइज कर दो। कोई उम्र के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकता है डेटा को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का एक तरीके से इंट्रो है काइंड ऑफ, और इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से ये वाली चीज हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके स्कूलों में या फिर चीजें होंगी तो आप मुझे बताना, फिर मैं इस टॉपिक को कवर कराऊंगा। दैट इज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे होनी चाहिए, पर हम अभी स्टार्टिंग में इसको नहीं करते हुए चलेंगे, हम इसके बिना पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से समझना है, और जहां जहां पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगेंगे तो वहां आपको जो है प्रैक्टिकल जो होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको ट्राई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और कोशिश ये करना इस क्लास को जब आप कर रहे हो, मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, मैं इसको बुक से कराता हुआ चल रहा हूँ। तो आप लोग बीच बीच में वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन की जो भी आपको लगे नोट्स हाथों हाथ बनाते चलना, और डेटा को क्लासिफाई करते चलना। यानी कि एक तरीके से जब आप क्लास ले रहे हो लाइव तो उसी टाइम पे आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो अपनी कॉपी को निकाल लेना, पेन निकाल लेना। जब जब आपको बीच में लगेगा कि हाँ नोट्स बनाना है, तो वहां वहां मैं आपको रोकूंगा, मैं कहूंगा कि अब रोक लो, इसको नोट्स बना लो। तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक सारी डिटेल हो, हाँ बिल्कुल छोटे बना सकते हो जहां सिर्फ इंफॉर्मेशन हो, और उस इंफॉर्मेशन को समझाने के लिए आप अपने आपको जो है हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन या सब लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये पिछले कुछ चैप्टर को रिलेट कर रहा है, तो जब आप पिछला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। कहता है पिछले चैप्टर में आपने डाटा को ना इकट्ठा करना सीखा था, और वो दो तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। प्राइमरी मतलब खुद से, सेकेंडरी मतलब किसी और से डाटा इकट्ठा हुआ वो आपने ले लिया हो। लेकिन डाटा जो होता है ना वो मुश्किल होता है और अनऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि बहुत सारा होता है ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको समझना और इससे कुछ कंक्लूजन निकालना। तो जो अभी आपके पास डाटा आया था ना वो रॉ डाटा था, अनऑर्गेनाइज डाटा था, ठीक है ना। इसीलिए अब आपको क्या करना है इस डाटा को, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ समझ पाओ, तो इस डाटा को आप अच्छे से क्लासिफाई मतलब अच्छे से कैटेगरी बनाओगे या इसको थोड़ा अरेंज करोगे, और इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और ये जो डाटा को आप अच्छे से क्लासेस सब क्लासेस में डालोगे, इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जो हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजिंग जो है, क्लासिफिकेशन जो है ना वो ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट है, क्योंकि आप क्लासिफाई करोगे उसी को तो ऑर्गेनाइज करना कहते हैं। तो आप क्या करोगे, जो पूरा एक साथ गुच्छे में डाटा इकट्ठा करके लाए हो उसको अलग अलग क्लासिफाई करोगे, ठीक है। और इसी चैप्टर में पढ़ोगे। अगला चैप्टर जो होगा वो एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, ठीक है ना। टेबल फॉर्म में जैसे होता है ना ऊपर नीचे न्यूमेरिकल्स को डाटा को रखना, उस फॉर्म में हम करना सीखेंगे। अभी इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में या ग्रुप्स में, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, ताकि हम उन्हें सेपरेट कर सकें और अलग अलग पार्ट्स में बना सकें। तो सिंपल से समझो क्लासिफिकेशन क्या है, जैसी उसकी डिमांड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको डाटा इकट्ठा करना है ईयर्स के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग, तो आप साल के अकॉर्डिंग डाटा इकट्ठा करोगे। तो आप लिखोगे जैसे जितना भी डेटा होगा 2000, 2010, 2020, 2030 सबका डाटा अलग अलग कर दोगे। आपको एज के अकॉर्डिंग करना है तो एज के अकॉर्डिंग, आपको 4-5 जने हैं या 20-25 जनों का डाटा निकालना है, तो आपको उनको उनके रहने की जगह कौन कहाँ कहाँ से है, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, है ना, कहाँ कहाँ, हरियाणा कहाँ कहाँ से है, उन सबको आपको अलग करना है। तो वो एक बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर अब देखो थोड़ी सी आगे चीजें चलते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज एक तरीके से क्लासिफिकेशन की कुछ बातें पढ़ना, ठीक है। देखो तो क्लासिफिकेशन, अच्छा एक और है ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये ठीक है। जो प्रोफेसर कोनोर थे उन्होंने क्या कहा था कि चीजों या डाटा को उनकी सिमिलैरिटी, मतलब जहां से वो बिलोंग करते हैं
या डिफरेंस के बेसिस पे उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करना। अगर तुम्हारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है और तुम्हें उनमें से बॉयज या गर्ल्स या पास फेल का या साइंस कॉमर्स में डिवाइड करना है, तो उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अभी तक आप क्लास 10th में थे, सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करा होगा और किसी को साइंस, किसी को कॉमर्स, किसी को आर्ट्स, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी ये पर्पस है, क्लासिफिकेशन करने के पर्पस क्या है तो मैं एक एक समझाऊंगा। इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हो, एक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसको मैं पॉज कर लेना और डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, चलो आपने लिख ली होगी एक बेसिक सी डेफिनेशन, आपने आपकी बुक में होगी तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, ये जो बुक हम यूज कर रहे हैं वो हम बुक यूज कर रहे हैं संदीप गर्ग की। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, देखो सबसे पहला क्या है, इट कंडेंसेस द रॉ डाटा इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब रॉ डाटा बहुत ही बड़ा और मेसी होता है, क्लासिफिकेशन उसे छोटा या सिस्टमेटिक बना देता है ताकि अपन लोग एनालिसिस आसानी से कर सके। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब जो रॉ कच्चा डाटा है उसको सूटेबल और स्टैटिस्टिकल आराम से बना सके और आप कल को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सको। मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब डेटा को आप अच्छे से एनालाइज कर सको, पढ़ सको, समझ सको, जो कंक्लूजन के लिए आपने डेटा इकट्ठा करा है वो पर्पस आपका पूरा हो सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे 100 स्टूडेंट का नाम लिखा है, उसमें से 500 लड़के 500 लड़कियां अलग अलग कैटेगराइज कर देना, तो ये क्या एनालिसिस के लिए आसान होता है। दूसरा अगर पॉइंट पढ़े तो ये ना आप लिख लेना इसको थोड़ा सा ना, कि इट कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू अ यूजेबल एंड इजी फॉर्म टू एनालाइज suitable, it will be suitable for statistical analyze, या तो ये लिख सकते हो या फिर इट इज इजी टू यूज ये लिख सकते हो। मतलब इजी फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इसके कुछ पॉइंट्स पर्पस लिख लेना है, पर्पस। ठीक है, ये एग्जैक्टली मत लिखना, चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ साइड बाय साइड वो लिखते रहे, जो आपको सही लगे वैसा लिखना। ठीक है, चलो खैर, और इसको मुझे जैसे क्लास एंड होगी ना आप लोग घर जाके मुझे इसको सेंड करना। ठीक है, चलो सेकंड, इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हाईलाइट्स द फीचर ऑफ द डाटा। मतलब क्या करता है भैया, कॉम्प्लेक्सिटी चीजों को मुश्किल हटाता है और अच्छे से फीचर बता पाता है डाटा का। मतलब जो भी मुश्किल डाटा है उसको सिंपल बनाता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता है। ये मतलब समझ पाते हैं हम लोग किस चीज का डाटा, मैं आपको डाटा इकट्ठा करके दे दूं सबका, आपको समझ ही नहीं आएगा किस चीज का डाटा है, तो वो डाटा किस चीज के लिए बना है वो चीज समझ में आ जाती है। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इनकम डाटा है, उसमें हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम बना दूं तो समझ में आ जाएगा ना। तो दूसरी ये चीज क्लियर है। तीसरा, इट फैसिलिटेट कंपैरिजंस एंड ड्राइंग इन्फेरेंसेस। ठीक है ना, मतलब भाई ये क्या करता है, कंपैरिजंस लाता है। क्योंकि आप देखो सिंपल सी चीज समझो, आप डेटा को मैसी देख रहे हो, फिर आप उसको अच्छे से इकट्ठा करके साइड रख रहे हो। फॉर एग्जांपल दो बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हो आप 4-5 महीने की, क्या उन्होंने परफॉर्म किया, आप कंपेयर करना चाहते हो, तो कंपैरिजन के लिए अगर मिक्स कर दें तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप दोनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो, है कि नहीं। तो कंपैरिजन इजी कर देता है ये। जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, मुंबई की पॉपुलेशन 1.8 करोड़ है, तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, ये इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो इस तरीके से। दूसरा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशन समझाना, समझ रहे हो, दो चीजों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है उस चीज को अच्छे से समझा पाता है ये। पूरे डेटा होते हैं ना, तो उन डेटा में कौन सी चीज किससे रिलेट कर रही है वो चीज समझा पाता है ये। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पांचवा पॉइंट, ये मदद करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बाय सेपरेटिंग डाटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप। ये होमोजीनियस क्या होता है, देखो होमोजीनियस मतलब सेम तरीके की कैटेगरी को एक साथ रखना। ठीक है ना, मतलब सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाए और उससे एनालिसिस आसान हो जाए। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम तरीके की चीजें, ठीक है, सेम टाइप की चीजें। तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है डाटा को होमोजीनियस ग्रुप में, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस तरफ रख देना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये बात क्लियर हो गई होगी, अभी थ्योरी चल रही है चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है ऑब्जेक्टिव क्या, मकसद क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो भी बड़ा डाटा था उसको सिंपल और आसान बनाना। ठीक है, बड़े ग्रुप को मतलब बड़े डेटा को सिंपल और शॉर्ट में दे देना। ठीक है ना, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कर सकते हो आप, यहाँ पे इसमें दे रखा है आपको किस तरीके का एग्जांपल है। बड़े बड़े डेटा उसको सेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब मेल फीमेल अदर, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग कर दो, या उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी ऑक्यूपेशन। मतलब 20 बच्चे हैं, 20 बंदे हैं, मैंने उन्हें खड़ा कर दिया, तो 20 जनों में से डेटा इकट्ठा करना है, या 20 चलो 100 जने हैं, 100 जने हैं भाई,
100 जनों में से अगर आप डेटा इकट्ठा करना है तो आप क्या करोगे, सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल कौन है फीमेल कौन है, कितने जने, ये एक डेटा इकट्ठा हो गया, अलग ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। अब अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ द डेटा। मतलब भाई सिमिलैरिटी क्या, चीजें सेम, और डिसिमिलैरिटी जो चीजें सेम नहीं हो। तो जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो तो उसका दूसरा मकसद ये हो सकता है कि आप जो सेम है उनको एक ग्रुप में रखो और जो डिफरेंट है उन्हें अलग ग्रुप में रखो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रखे हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को अलग रखना, मैरिड और अनमैरिड को अलग रखना, जो रोजगार हैं और जो बेरोजगार हैं उनको अलग रखना। तो बड़ा सिंपल सा ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तीसरा पॉइंट, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस। मतलब क्लासिफिकेशन जो है ना वो कंपैरिजन को आसान बना देता है, मीनिंगफुल बना देता है कंपैरिजन को। जब आप डेटा को क्लासिफाई करोगे तो कंपैरिजन आसान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। अगला पॉइंट, टू स्टडी रिलेशनशिप। मतलब डेटा के जो डिफरेंट पार्ट्स है ना उनके बीच में रिलेशन समझना। भाई आप जब दो चीजों को रिलेट कर, जैसे आपने एक तरफ मैरिड लिखा और फिर एक तरफ आप मैरिड के अलावा एनिमल नेम लिख दो, आप बोलोगे ये क्या चीज हुई, ये तो कोई रिलेशन समझ नहीं आया। एक तरफ मैरिड होगा तो दूसरी तरफ जायज बात है ना जो अनमैरिड होगा वो लिखा होगा, एक तरफ एजुकेटेड लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ अनएजुकेटेड होना चाहिए। तो ये चीज रखना, रिलेशनशिप समझ पाना। फॉर एग्जाम्पल इनकम एंड एजुकेशन। अब देखो यहाँ दो डिफरेंट डेटा को कैसे आप क्लासिफाई कर रहे हो, इनकम और एजुकेशन को कर रहे हो, है ना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनकम और एजुकेशन को कैसे करा जा सकता है, दोनों को मतलब फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का क्राइटेरिया बना देना, दो डिफरेंट ग्रुप्स बना देना, तीन चार, उसमें इनकम का भी क्राइटेरिया बना देना। तो इस तरीके से डेटा हो सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट डेटा को भी आप क्लासिफाई करके रिलेशन बना सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो उनके रिलेशन। अगला, आगे जाके आपको इसको टेबल फॉर्म में लिखना होता है, टेबुलर फॉर्म में, तो वो क्लासिफिकेशन सही हो पाता है, ठीक है ना। और दूसरा, टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। मतलब जब तक आपके पास रफ डाटा था, रॉ डाटा था, जो इकट्ठा बस कर रखा था आपने, उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रखा था, उसका एक क्लैरिटी नहीं था, लेकिन अब एक अच्छे से एक पिक्चर बन चुकी है जिससे आपको चीजें क्लियर हो रही है। यानी कि क्लासिफिकेशन देखते ही आप पूरा जो है ना डेटा दिमाग में आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये इस चीज का डेटा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें आप कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपको लग रहे हो बढ़िया हैं आपको लिख लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग चलेंगे अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगला है रिक्विजिट ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। मतलब एक अच्छा क्लासिफिकेशन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा क्लासिफिकेशन किसे कहोगे आप, वो चीज रिक्विजिट, मतलब किसी चीज के होने के लिए क्या खूबी होनी चाहिए। तो रिक्विजिट मतलब दोबारा समझ लो, एक अच्छी क्लासिफिकेशन में या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो है एक अच्छा क्लासिफिकेशन होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या होना चाहिए भाई, उसके अंदर सुटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब क्लासिफिकेशन का जब कोई इन्वेस्टिगेशन करे उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। अगर वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन स्टडी करनी है मान लो, ठीक है, तो उन्हें रिलीजन क्या कहते हैं, उनके रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफाई करना बेकार है, इनकम या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे करना चाहिए। और यही चीज यहाँ पे लिखी गई होगी, ठीक है ना, आपको समझनी है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल सुटेबिलिटी मतलब देखो, अगर आप देखो ना इकोनॉमिक कंडीशन एक वर्कर की क्या कहते हैं पता लगाना चाहते हो, तो जायज बात है कि आप उसको रिलीजन के बेसिस पे थोड़ा ना, मतलब धर्म के आधार पर थोड़ी ना कैलकुलेट या फिर चीजों को डेटा को इकट्ठा करोगे। मतलब आप जिस चीज का डेटा इकट्ठा करना चाहते हो वो वैसी सूटेबिलिटी होनी चाहिए, उस तरीके से चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, दोबारा एक बार बोल देता हूं, अगर वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है, कितना वो कमा पा रहे कितना नहीं कमा पा रहे, तो आप उनको धर्म के हिसाब से बांट दोगे, नहीं, आप उन्हें पैसों के आधार पर या वो क्या काम करते हैं उसके आधार पर बांटोगे। तो पहला क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है ना वो कॉन्फर्म करे टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। मतलब आपने जो डाटा सामने पढ़ा है ना, अब आपको उससे किस चीज की स्टडी करनी है, क्या पढ़ना है, उस हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करो तो ज्यादा बेहतर होगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, अगला अनएम्बिगियस, ठीक है ना। अनएम्बिगियस या फिर अनएम्बिगियस क्या है ये, द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिग्युइटी या फिर एम्बिग्युइटी और कंफ्यूजन। मतलब जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
हर आइटम क्लियरली किसी एक ग्रुप में आना चाहिए, जो भी कोई चीज हो, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो रही हो। मतलब कोई भी चीजें मुश्किल ना हो ग्रुप में रखनी, है ना। जो भी आप चीजों को क्लासिफाई करो वो आसान होनी चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो। तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन आप जब कर पाओगे, जिस चीज का आपको क्लासिफाई करना है, जिस चीज में आपको बंटवारा करना है, उस चीज का आप क्लासिफिकेशन करो, सुटेबिलिटी हो। दूसरा अनएम्बिगियस हो, मतलब कंफ्यूजन ना हो जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि इसको इसमें डालूं इसमें डालूं, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, अगर अगले की बात करें तो एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस क्या है? एग्जॉस्टिवनेस का मतलब क्या है भाई, जो क्लासिफिकेशन है ना, हर ऑब्जर्वेशन किसी ना किसी ग्रुप में आनी चाहिए, मतलब हर सीरीज किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करती हो। मतलब जो भी आप डेटा जब आप क्लासिफाई करोगे ना, तो जो भी आपने कैटेगरीज बनाई होगी और फिर जो आपका रॉ डेटा होगा, वो सब इसमें से किसी ना किसी में आता हो। ऐसा ना हो कि कुछ डाटा तो जो आपने सीरीज बनाई है, जो आपने क्लासिफिकेशन करा है, उसमें से किसी में भी नहीं आते, समझ रहे हो। आप करने लगे कि मान लो फॉर एग्जांपल क्लासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 6 से लेकर 12th के क्लासेस के अकॉर्डिंग आप डिवीजन करने लग गए, डेटा को क्लासिफाई करने लगे, लेकिन एक 25 साल का आदमी निकल के आ गया उसके अंदर, क्या करोगे फिर? वहां तो आप नहीं डाल सकते। तो एग्जॉस्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब डेटा जो है ना आपका, वो भाई समझ रहे हो, इस तरीके से क्लियर होना चाहिए, हर ऑब्जर्वेशन में डेटा कुछ ना कुछ आए। अगला फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा क्लासिफिकेशन जो है ना, वो भविष्य में अगर लगे कंडीशन या सिचुएशन हो और उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, तो वो ऐसा होना चाहिए। मतलब क्लासिफिकेशन जो है ना, वो फ्यूचर में चेंज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो सके, मतलब ऐसा डाटा बनाओ कि कल को अगर आपको लगे उसको आप चेंज कर सकते हो, तो मॉडिफाई कर सको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मैथ्स में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। मतलब एक आइटम सिर्फ एक ही क्लास में होना चाहिए, ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए कि एक एक आइटम जो है ना वो दूसरी कैटेगरी में भी आ रहा है, वो सिर्फ एक ही क्लास में बिलोंग करना चाहिए। स्टेबिलिटी, एक बार क्लासिफिकेशन डिसाइड हो जाए तो एनालिसिस के दौरान उसे चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने पहले कैटेगरी बना ली कि मैं इस कैटेगरी इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, फ्लेक्सिबल और स्टेबिलिटी में। फ्लेक्सिबिलिटी पता क्या कह रहा है कि डेटा अगर आप कल को इन फ्यूचर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो मॉडिफाई कर सको। लेकिन स्टेबिलिटी पता क्या कह रहा है? कह रहा है आपने आज जो आधार चुना है कि मैं इस हिसाब से डेटा को बांटूंगा दो हिस्सों में, तो इन फ्यूचर उनकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब इन फ्यूचर अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं क्यों क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, क्या मकसद है, वो नहीं चेंज होना चाहिए, वो हमेशा मीनिंगफुल आंसर दे देगा अगर कल को अगर आपने उसे चेंज कर दिया तो, ठीक है ना। नेक्स्ट होमोजिनिटी, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे। होमोजीनियस मतलब एक क्लासिफिकेशन होमोजीनियस तब मानी जाती है अगर सेम आइटम प्लेस करें हम एक क्लास के अंदर और ऑल यूनिट बिलोंग टू कुछ ना कुछ ग्रुप में, समझ रहे हो। मतलब एक क्लास में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम होने चाहिए, मतलब जब आप अलग अलग ग्रुप्स बनाओगे तो उसमें उसी कैटेगरी के लोग आए, उसी कैटेगरी के लोग आए, उसी के, तो इस तरीके से आप, ये 7 हैं टोटल, मैं आपको कहूंगा इसमें से 4 से 5 अच्छे से याद कर लेना, मतलब नाम याद कर लेना और थोड़ा बहुत आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये यहां तक है ना, बेसिक थ्योरी एक जान रहे थे अभी तक हम लोग, ठीक है। एक बेसिक थ्योरी हमने पढ़ी है इस चैप्टर में, ये वाली। ये आपकी मर्जी, आप याद कर सको ठीक है, नहीं कर सको, बट एटलीस्ट जब भी एग्जाम पे जाओ आप लोग, तो उससे पहले आपको ये पॉइंट्स जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कुछ अलग चीज आ जाए तो जो मोस्टली सब लोग पढ़ के जाए वो मे भी हो सकता है आप भी उतना पढ़ के जाओ, लेकिन आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तो मे भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई, कुछ अलग से चीजें आ गई, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मैं पढ़ के आया हूं अभी जस्ट। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना। लेकिन फिर मैं एक चीज कहूंगा कि जब आप पिछले साल के पेपर्स देखोगे तब आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा इस तरीके की चीजें चलती हैं, इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे को इस तरीके से चीजें टैकल करनी है। आप समझ जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई, ठीक है ना। अब एक तरीके से ये चीज हमने अभी तक पढ़ ली है, ये दोनों, ये सारी चीजें, इसको मैं कहूंगा आप अच्छे से याद कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है चीजें अच्छे से। इस वाले में जो सुटेबल है, अनएम्बिगियस है, एग्जॉस्टिव है ना, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि जब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, चाहो तो रुकवा के, पीछे करवा के वीडियो, या इसके बाद रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मुझसे मांग के इसको साइड बाय साइड लिखते चलना अपने आप को। और मैं कहूंगा कि जैसे आप ये वर्ड लिखो ना, इसको फिर हिंदी में लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लास्ट में क्या पढ़ा, होमोजिनिटी,
ठीक है ना। तो होमोजेनिटी मतलब एक अच्छा क्लासिफिकेशन में क्या होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी मतलब एक क्लास में, मतलब एक जो डाटा है ना वो सारे एक ही तरीके के एक ही जगह होने चाहिए, ऐसा हिंदी में लिख लेना अपने आप को समझाने के। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी आप क्लासिफिकेशन का तरीका चुन रहे हो वो भविष्य में चेंज ना हो, ठीक है ना, उसी तरीके से क्लासिफिकेशन हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, ठीक है ना, एक आइटम, और ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहता है एक आइटम एक ही क्लास में होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, एक से ज्यादा क्लास में वो नहीं आने चाहिए, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल मतलब क्या होना चाहिए कि भविष्य में, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो सकता है, फ्लेक्स मतलब इधर उधर लचीलापन। तो फ्लेक्सिबल मतलब कि भविष्य में अगर हमें लगे कि उसके अंदर चेंज की सिचुएशन है तो हम उसको मॉडिफाई कर सके, ठीक है ना। लेकिन किसको, क्लासिफिकेशन को, ध्यान रखना। चलो खैर, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि भैया जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो कितने तरीके हैं, मेथड्स है। हालांकि वही देखो, जब तक आप पीवाईक्यू देखोगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज नॉट। लेकिन वो ये कि आप जब इसको पढ़ते चल रहे हो तो याद करते चलो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन को, तो यहाँ पे आपको 4 तरीके के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। तो 4 तरीके के आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एक है ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल मतलब इस जमीन के हिसाब से, जगहों के हिसाब से, है ना, लोकेशन रीजन के हिसाब से डेटा को बांट देना। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीरीज, समय के हिसाब से, है ना। जैसे क्रोनोलॉजी एक सीरीज चलती है, सीक्वेंस 10 20 30 40 या 1920 1930 1940 इस तरीके से। क्वालिटी मतलब डाटा जो है ना उसको उसके कैरेक्टर, नेचर, क्वालिटी के हिसाब से। याद है अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ, क्वांटिटी क्वालिटी पढ़ी थी। तो डेटा को क्वालिटी के हिसाब से रखना, और इसमें दो होते हैं, एक सिंपल और एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, देखेंगे आगे। एक होती है क्वांटिटी, मतलब नंबरों के हिसाब से जो है डेटा को क्लासिफाई करना। तो भैया फिर हम एक एक करके पढ़ने लगेंगे इसको। तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कैसे स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, जब डाटा को आप उसकी लोकेशन, इलाके, जैसे कि देश, राज्य, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करो तो ज्योग्राफिकल है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। जब भी पॉपुलेशन जो होती है अलग अलग राज्यों की प्रेजेंट होती है तो वो अलग अलग इलाकों की वजह से हो सकती है, तो उसे आप ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। आप इस देखो, यहाँ क्वांटिटी मत समझना, यूं मत सोचना कि नंबर दे रखे हैं, बस ऊपर फोकस करना कि राज्य हैं, यानी कि जगह के हिसाब से है। पॉपुलेशन बता रखी है 5 राज्यों की एज पर सेंसस। ये देखो, पहले सबको इकट्ठा कर लिया होगा, फिर सबको अलग अलग बांट दिया, क्लासिफिकेशन है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझ में आया। क्रोनोलॉजिकल, इसमें देखो यहाँ पे नंबर है, क्वांटिटी नहीं है, ईयर्स है, देखो ईयर्स, ईयर्स है तो क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ठीक है, इस तरीके से चीजें चलेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला आता भैया क्वालिटेटिव, ठीक है ना। चलो क्वालिटेटिव की तरफ आगे बढ़े, मतलब क्या है, जब डेटा को जो है ना वो क्वालिटी या अलग अलग फीचर के आधार पर क्लासिफाई किया जाए। फीचर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सेक्स, मेल फीमेल, ठीक है, लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उस तरीके से, रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, एजुकेशन। तो ये क्या, क्वालिटी के हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो देखो इस तरीके से, जैसे ये भी खैर समझते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो सिंपल है, जब फैक्ट को क्लासिफाई करा जाए सिर्फ 2 के अंदर, ठीक है ना, और एक ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे आबादी क्या होती है, 2 तरीके से, आदमी औरत की आबादी, ठीक है ना। तो सिंपल ये है, इसमें सिर्फ ऐसे इस तरीके से कर दिया, है ना, समझ रहे हो। जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, लड़का लड़की क्या है, क्या सीन है, उस तरीके से, क्लियर है। तो सिंपल वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपल वाले में अपन क्या करते हैं मेरे भाइयों, अपन लोग इसको क्या कहते हैं, किसी भी एक दो सिंपल, मतलब बस एक एक नाम लिखा कैटेगरी और उस 2 हिसाब से बांट दिया, ठीक है, इस तरीके से। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आसान रहा होगा, कुछ भी नहीं है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। इसके बाद हम आते हैं भाई मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये क्वालिटी का ही पार्ट है, क्वालिटी का दूसरा पार्ट है। इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यानी कि कैरेक्टर्स में सब डिवाइडेड कर रखा हो, या 2 से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 सब क्लासेस। ये देखो, ये क्लास थी, ये इसकी सब क्लास, और इससे ज्यादा में उसको डिवीजन कर रखा हो, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के हिसाब से। जैसे पॉपुलेशन, मेल फीमेल, मेल फीमेल में पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़, और पढ़े लिखे में कितने पढ़े लिखे हिंदू हैं और कितने पढ़े लिखे हिंदू नहीं है, अनपढ़ में कितने जो है हिंदू है, कितने नॉन हिंदू है, फीमेल्स में कितनी पढ़ी लिखी हिंदू नॉन हिंदू, और जो है इलिटरेट में कितनी। ये देखो अब समझ में आ गया होगा आपको, खत्म, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो चीजें बेसिक है। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मजा आ रहा होगा, आराम से चीजें आसान जा रही होंगी। बस वो जो है
एक रिक्विजिट एक अच्छे डाटा होने की, और वो थोड़ा सा आपको लगा होगा, उसको थोड़ा याद करना आपको, ठीक है। उसमें मैंने जो चीजें वो बिल्कुल वैसे ही समझाई, बस आपको याद करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है मेरे हिसाब से आपको शायद। क्वांटिटी क्या है? जब डाटा को या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जो मेजर की जा सके, नापी जा सके। अब जैसे इसको है, अब यहाँ क्या है, पॉपुलेशन, आदमी कितने हैं, मतलब मेल फीमेल, पढ़े लिखे अनपढ़, फीमेल में पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू नॉन हिंदू करके चीजें कर दी। यहां पे आपने कहीं पे भी नंबर नहीं पढ़े, सिर्फ क्वालिटी पढ़ी, है ना। डेटा को जब बांटा तो सिर्फ क्वालिटी, लेकिन यहां पर उसी क्वालिटी के नंबर बता दिए कि भैया 500 स्टूडेंट है एक स्कूल में, 10 से 12 साल के कितने हैं, 14 से 12 से 14 साल के, 14 से 16, 16 से 18 साल के। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेटा है ना, उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जो मेजर की जा सके, नापी भी जा सके, ठीक है ना। यानी कि डाटा को हम बांट रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से। जैसे ये एक कैरेक्टर बना दिया उम्र का, उम्र एक कैरेक्टर हो गया, और अब वो उम्र जैसे हाइट भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, इनकम कमाई ये सब भी हो सकती है। और फिर उसको जब आपने डेटा को बांटा तो क्या आप उसे मेजर भी कर सकते हो? हाँ, मेजर कर सकते। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक स्कूल 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों में किसका वजन 25 से 30 किलो में आता है, 30 से 35 में आता है, 35 से 40 में आता है, 40 से 45 आता है। तो ये क्या हुआ, एक कैरेक्टर हो गया जिसके हिसाब से मैंने बांट दिया। अब क्या मैं इसे नाप सकता हूँ उसमें कितने बच्चे हैं? बोले हाँ भी, आप काउंटिंग कर सकते हो, नंबर लिख सकते हो, बस खत्म। यही तो चीज है इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस टेबल में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है वेरिएबल जिसे एज कहा गया, और एक है फ्रीक्वेंसी। तो यहीं से आगे जाके आपने तो देखो वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी ये सब आपने 10th में सीख रखा है, लेकिन अब क्या बेसिक जा रहे हैं इसका, तो आपने याद रखना है, सवाल आ सकता है। तो इस क्लासिफिकेशन में जो क्वांटिटी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर दो नई चीज निकल के आई, एक वेरिएबल और एक फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहती हैं, वेरिएबल वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो चेंज होती रहती है, ध्यान रखना। वेरिएबल आपको पता है, जैसे एज है, ये चेंज हो सकता है, इसको आप वापस से ऊपर नीचे कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वेरिएबल के ऊपर, ठीक है ना। हर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ था, हर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये डिपेंड करती है वेरिएबल के ऊपर, जैसा वेरिएबल वैसी फ्रीक्वेंसी आएगी। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। चलें आगे। तो मेरे भाइयों, चीजें आपको बढ़िया से समझते हुए आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल समझते हैं। अब देखो उसमें चीजें लिखते चलना आप लोग, आपको जैसे जैसे लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल वेरी वर्ड से आता है, और वेरी मतलब क्या होता है, चेंज होना। इसीलिए वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसका जो वैल्यू है ना, या एक ऑब्जर्वेशन से दूसरी ऑब्जर्वेशन में चीजें चेंज होती हैं। समझ रहे हो? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसा फीचर है जिसकी वैल्यू जो होती है ना, एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन में चेंज होती है। दोबारा पढ़ देता हूं, वेरिएबल वो क्वांटिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका वैल्यू एक ऑब्जर्वेशन से दूसरी ऑब्जर्वेशन तक चेंज होता रहे। समझ रहे हो? इस तरीके से। जैसे क्या क्या, अब देखो प्राइस हो गया, है ना, एज हो गया, हाइट, वेट, दिहाड़ी, वेजेस, एक्सपेंडिचर, खर्चा, इंपोर्ट्स, प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, हर वेरिएबल का जो है ना अलग यूनिट में मेजर होगा। जैसे एज है, एज किस में नपेगी? ईयर्स में, ठीक है ना। वेट किस में नपेगा? अगर वेट हो जाए तो किलोग्राम में, ठीक है ना। और प्राइस, प्राइस रुपीज में होगा। तो ये क्या है, ये ऐसी कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू उनकी इन्वेस्टिगेशन पे अलग अलग चेंज हो सकती है। समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी यहाँ पे एक सवाल है कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या फर्क है, ठीक है ना। वेरिएबल और एट्रीब्यूट में देखो, वेरिएबल आपको पता है न्यूमेरिकल होता है, वेरिएबल ये न्यूमेरिकल था, अभी आपने ऊपर देखा होगा, एक सेकंड रुकना। हाँ, वेरिएबल आपने ऊपर देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू था, ये वेरिएबल था आपका। तो ये वेरिएबल न्यूमेरिकल था, इसको आप नाप सकते थे। एग्जांपल है उम्र, हाइट, वेट, इनकम। लेकिन एट्रीब्यूट एक कैरेक्टर होता है, फीचर होता है, इस तरीके से। इसको आप पहली बात तो न्यूमेरिकल लिख नहीं सकते, ठीक है ना, एट्रीब्यूट में फर्क बता रहा हूं। दूसरा, इसे आप नाप भी नहीं सकते। और एट्रीब्यूट का एग्जांपल करूं तो इंटेलिजेंस, कोई कितना इंटेलिजेंट है उसको आप बोलोगे 10 इंटेलिजेंट है, 20 इंटेलिजेंट है, नहीं। ब्यूटी, खूबसूरती, या एफिशिएंसी, किसी का काम करने की बढ़िया तरीका, वो आप कभी नहीं नाप सकते।
तो एट्रीब्यूट मतलब फीचर होता है, कैरेक्टर होता है एक, ठीक है, और वेरिएबल मतलब वो। हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप रुकवाते चलना कि भैया इसको यहाँ रोक दो, इसको इस तरीके से रोक दो, हम चलते चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी जो वेरिएबल है, जो हमने अभी पढ़ा, जो चेंज होते रहते हैं, कैटेगरीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो दो तरीके की है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस, तो दो वेरिएबल है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या होते हैं भैया ये? बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब वेरिएबल किसी एक एग्जैक्ट वैल्यू या एक मतलब फाइनाइट, मतलब जिसके एक लिमिट नंबर खत्म हो जाए एक टाइम बाद, उतने जो है वैल्यूज को जनरली उनमें जो है एक तरीके से मतलब उन वैल्यूज को यूज करे, ठीक है ना। जब क्या हो, ध्यान से समझना, वेरिएबल्स जो जनरली एग्जैक्ट एक वैल्यू रखे और उनमें कोई फ्रैक्शंस ना हो, है ना, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यानी कि जिसकी काउंटिंग हो, ऐसे नंबर्स जैसे ये, इसको आपने काउंट कर लिया, अनलाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से 0 1 2 3, इस तरीके से। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब जिसकी काउंटिंग होती है, इसमें जैसे वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो बच्चे, एक 40 फैमिली किसके पास एक भी बच्चा नहीं है, 5 फैमिली ऐसे जिनके पास एक भी बच्चा नहीं है, एक बच्चा किसके पास है, 7 फैमिली के पास, दो बच्चे ज्यादातर 25 फैमिली के पास है, 3 बच्चे 3 फैमिली के पास है, तो इस तरीके से, समझ रहे हो। तो एग्जाम्पल याद रखना है इसके कुछ, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में, इस तरीके से कोई डेटा दे दिया जाए, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो फैमिली में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 3 4 5 6 7, यहां लिख देना और फिर उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी बनाना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला, अगला हम समझेंगे एक तरीके से यहां पर कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो है जहां पर जो वेरिएबल्स है ना उसे एक रेंज में रख दिया जाए, ठीक है ना, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल, इस तरीके से कहा जाएगा, इंटीग्रल प्लस प्लस फ्रैक्शनल, ठीक है ना। मतलब यहाँ एक रेंज दी जाएगी, इसकी मेजरमेंट होगी यहां से लेकर यहां तक, इस तरीके से। ये डेसिमल में भी जा सकता है, ध्यान रखना, फ्रैक्शनल इसलिए इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों रखा है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे आपको जो है वेट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट की बात करी गई है, तो इसका क्या है, 40 से 45 के बीच में कितने बच्चों का वेट है, 22 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी रखी है कि ऐसे बच्चे जिनका वेट 45 से 50 के बीच में आता है, हाथ खड़े करो, 6 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, इस तरीके से चीजें यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस वेरिएबल में हमने तो यहाँ 45 से 50 रख दिया, लेकिन किसी का जो वेट है वो 45.2 निकल कर आ गया, या 45.45 निकल गया, या 45.876 आ गया, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, और वहां पर उसे लिख पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ ज्यादा बड़े बड़े डेटा को आप लिख सकते हो, समझ रहे हो, ये चीज का आपने ध्यान रखना। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डिफरेंस दे रखा है जो हमें पढ़ना है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पढ़ने के लिए, आ जाओ। सबसे पहला डिफरेंस है डिस्क्रीट सीरीज और इनका मीनिंग। ये एग्जैक्ट वैल्यू लेता है और ये रेंजेस में लेता है वैल्यू। इसमें ध्यान रखना, इसके अंदर जनरली कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शनल और इंटीग्रल दोनों वैल्यू आ सकती है। उसमें कोई पॉइंट पॉइंट के आंसर नहीं आ सकते थे, जो डेटा है वही आएंगे एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसलिए वो एग्जैक्ट वैल्यू लेता है। और ये एक पॉसिबल यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर आ सकते हैं वो सब ले सकता है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है, पहला तो डिफरेंट मीनिंग लिख दोगे, दूसरा इनके अंदर चेंजेस। चेंजेस मतलब देखो, ये वेरिएबल बढ़ते हैं कंप्लीट नंबर्स में, और ये वेरिएबल बढ़ सकते हैं फ्रैक्शंस में एज वेल एज कंप्लीट नंबर्स में। मतलब एग्जांपल है जैसे 1 2 3, यहां पर आपने देखा 1 2 3 इस तरीके से, और कंटिन्यूअस में आप इसको बढ़ा भी सकते हो और साइड बाय साइड फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में भी लिख सकते हो, ये वहां पे बात कही गई है, ठीक है। डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें डेटा कलेक्शन आप काउंटिंग से कलेक्ट करते हो डिस्क्रीट सीरीज में, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में, और इसमें आप नाप के मेजरमेंट करके, समझ रहे हो, इसमें आप चीजों को मेजरमेंट से कलेक्ट करते हो कि इस केस में यहां से यहां तक कितने आए हैं। इसके एग्जाम्पल दोनों फिर लिख देना, कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंस आप याद कर सकते हो, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, चांसेस कम ही है।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो हमने फ्रीक्वेंसी समझी थी। बेसिक इसमें कुछ है नहीं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझना है आगे जाके। फ्रीक्वेंसी को समझना शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी बार आना है। मतलब ये जो बंटवारा ही तो है, ये बंटवारा ही तो है। यहाँ पे आपने देखा ना कि 40 से 45 तक कितने लोग हैं, कितनी बार आ रहे हैं, वो लिखना है ना। सिंपल मतलब है एक बच्चा कितने परिवार के पास है, 7 परिवार के पास, तो जितनी बार है उतनी बार काउंट करके लिखना। समझ रहे हो, है ना। जैसे मैं बोलूं कि 10 नंबर एक टेस्ट हुआ, 10 नंबर कितने लोग लाए हैं, 5 लोग लाए हैं, तो 10 वेरिएबल है और उसके कितने लोग आए हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। बेसिक सी तो बात है, इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। लेकिन यहीं पे आप पढ़ते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिस टेबल में वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड लिखी होती है उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। मतलब ये वेरिएबल लिखा था, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक साथ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। खत्म, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, क्या होता है स्टैटिस्टिकल सीरीज, समझना है, धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखो स्टैटिस्टिकल मतलब डेटा होता है और उसकी सीरीज मतलब लिखना, है ना। देखो जो भी अभी आपका क्लासिफाइड डाटा है, ये एक तरीके से डाटा आपका क्लासिफाइड है ना, अलग अलग से अरेंज कर रखा है। इस क्लासिफाइड डाटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाता है। यानी कि जो भी एक डाटा अच्छे से क्लासिफाई हो रखा है, उस डाटा को अब आपने क्या करना है, एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, आपका स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाता है। ठीक है ना, मतलब डाटा को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना। जैसे एक एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कि 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स को रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, ये स्टैटिस्टिकल सीरीज है। मतलब यहां पे दिखा है ना, क्या हुआ, आपके पास 35 बच्चे हैं, उनके मार्क्स को रोल नंबर वाइज लिख दो, जिसका जो रोल नंबर उसके आगे मार्क्स लिख दो, तो ये क्या हुआ, एक स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाएगा। जहां पे आपका एक डाटा था उसको आप क्लासिफाइड डाटा को एक अच्छे लॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हो। ठीक है, बाकी इसका मकसद यही है कि डाटा इकट्ठा करना और जो क्लासिफाई हुआ है उसको अच्छे से अरेंज कर देना। समझ रहे, लॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करके रख देना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बेसिक सी बात है, आपको क्लियर हो रही होगी। लेकिन आगे जाके सवाल आ जाता है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने प्रकार की होती है। तो एक तो आप उसको उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से बांट सकते हो और एक उसकी कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बांट सकते हो। ठीक है, अब दोनों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे आगे कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो देखो, बाकी ये स्टैटिस्टिकल सीरीज आपने देखा, एक कैरेक्टर उसके क्या फीचर है उसके हिसाब से, और एक कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से आप बना रहे हो उस हिसाब से बांट सकते हो, और जहां चीजें और आगे बढ़ने लग जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, चलो समझना शुरू करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांटोगे तो आप उसको टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से बांट सकते हो। टाइम के हिसाब से आपको पता है, जहां पर टाइम के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज किया जाए। जैसे यहां पर आपको करके दे रखा है 1951 से 2011 का डेटा दे रखा है, आसान है, कुछ भी नहीं है। स्पेशल आप पढ़ चुके ऑलरेडी, ज्योग्राफी के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से डेटा को लिखना। ठीक है ना। और तीसरा होता है कंडीशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन मतलब मान लो आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के या कोई सिचुएशन दी हो, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा करना हो। जैसे 500 बच्चों का क्या एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके हिसाब से आपको डाटा अरेंज करके लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बांटोगे तो ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 3 तरीके के डाटा होंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये किसके हिसाब से है, ये कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से आप डेटा बना रहे हो, और ये हमें पढ़ना शुरू करना है, और यहां से हमारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आगे जानी शुरू हो जाएंगी। जनरली आपको पता ही होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल सीरीज या जो भी डाटा आप लिखते हो वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में होता है। और ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, बहुत सारी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, और यही हमारा चैप्टर खत्म करने का टॉपिक होगा यहाँ से। ठीक है ना, यहीं से हमारा चैप्टर एंड होने पे आएगा। इंडिविजुअल समझेंगे किस तरीके से, डिस्क्रीट समझेंगे, और कंटिन्यूअस के कितने सारे टाइप्स हैं उसको समझेंगे।
हर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते चलनी, नोट्स बनाते हुए चलने और समझते हुए चलना है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो सबसे पहला देखो, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंडिविजुअल सीरीज है, लेकिन इंडिविजुअल ध्यान रखना दो प्रकार की होती है, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज है, मैंने 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के कितने कितने नंबर आए वो लिख दिए, तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज डाटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक सी तो बात है यहाँ पे। अनऑर्गेनाइज में मैंने क्या करा, जो भी रॉ डाटा है उसको कैसे भी लिख दिया, जिस बच्चे का नाम याद आया उसका नंबर लिख दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन ऑर्गेनाइज क्या होगा, मैं एक सीरियल नंबर बनाऊं कि 10 बच्चे हैं, पहला बच्चा इतने नंबर, दूसरा बच्चा इतने नंबर, तीसरा बच्चा इतने। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, अब इसे वेरिएबल मत मानना, ये जस्ट मैंने लिखने का तरीका है। जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज करते हो ना, तो वहां आपका कोई वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी नहीं आती, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। कितने सीरियल वाइज लिखा, कितने बच्चों का नंबर है। बाकी ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों में लिखा जा सकता है, ये तो सीरियल नंबर है, ठीक है ना। आगे जाके आप इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसके सबसे कम नंबर थे उसको लिख दिया, जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे उस तरीके से कम 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 करते हैं। कुछ भी नहीं है, लल्लू टाइप चीजें कुछ भी नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बेटा डिस्क्रीट सीरीज, ध्यान से समझना। डिस्क्रीट सीरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब डिस्क्रीट सीरीज तो देखो अनग्रुप्ड है, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे भी आपने देखा ना ये लोगों के नंबर आए हैं, तो अब क्या होता है ना, कुछ कुछ सेम टाइप के नंबर आने लग जाते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसको, कि ध्यान रखना आप इंडिविजुअल डाटा कब बनाते हो, थोड़ा सा जो है बाकी डाटा कब बनाते हो, उस चीज को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो इंडिविजुअल तो भी आपने समझ ही लिया लगभग, है ना। इंडिविजुअल मतलब आपको, इंडिविजुअल सीरीज में आपको तो जस्ट मैंने अभी समझा दिया कि इसमें क्या होगा, कुछ डाटा दिया जाएगा, इसको या तो आप अनग्रुप्ड कर लो या ग्रुप्ड कर लो। ग्रुप्ड में भी कैसे कर सकते हो, या तो सीरियल नंबर लिख के, या फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज आ जाए तो आप एक बात समझो कि डिस्क्रीट सीरीज में डाटा कब लिखा जाता है, ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझना पड़ेगा ना अपने को। तो डिस्क्रीट सीरीज में बेटा चीजों को जब लिखा जाता है, बेसिकली एक तरीके से इस डाटा को जब लिखा जाता है, जब मान लो फॉर एग्जांपल जो डेटाज के जो क्राइटेरियाज या जो लिमिट्स है ना वो ज्यादा ना हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी इस टाइम पर कोचिंग अगर पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास जो है कुछ क्लास के ही बच्चे हैं, या तो 6th के हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th और 12th, मान लो जस्ट इसमें स्ट्रीम कॉमर्स और कॉमर्स रख देते हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा 6th में कितने बच्चे हैं बताओ, 10 बच्चे मान लो। 7th में कितने हैं, सबका अपना अपना नंबर लिख दिया। तो ये क्या हो गई, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई कि मैंने पहले यहाँ वेरिएबल रख दी, मेरे पास इतने ही वेरिएबल है, यानी कि मेरे पास जो वेरिएबल है ना वो लिमिटेड है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लो ये क्लास नहीं होती, ये होता अगर एज, तो एज भी लिखना आसान है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 11th क्लास के बच्चों की एज पूछ रहा हूं, तो क्या उसमें कोई 10 साल का बच्चा हो सकता है, आप कहोगे नहीं, तो उसमें लिमिटेड होंगे। मान लो कोई हद से हद 15 साल का हो जाएगा, कोई 16 का, कोई 17 का। और 15 साल के कितने वो लिख दो, 16 के कितने वो लिख दो, 17 के कितने। तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई, इसको लिखना आसान है, लिमिटेड डेटा अच्छे से आ जाता है इसके अंदर, इसको बनाना बढ़िया है ना। तो ये बात आप समझो कि डिस्क्रीट सीरीज आप बढ़िया कब बनाते हो, है ना, वो चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दी है, किस तरीके से आपको चीजें चलानी है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। बाकी इसको आप टेलीमार्क्स देखो कैसे बनाया जा रहा है, इसको टेलीमार्क्स से बनाया जा रहा है, और वो मैं अब आपको समझा दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं कुछ कुछ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड करते चलना बेटा। बाकी डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा बहुत थ्योरी अगर पढ़नी है तो वही है, डेटा को प्रेजेंट करने का एक बेटर मेथड होता है ये। इसमें सेम वैल्यू को अलग अलग लिखने के बजाय उनकी फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं। मतलब सेम वैल्यू को बार बार क्यों लिखें, एक ही बार। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ एज लिख रहा हूँ, 15 साल के कितने बच्चे हैं, तो मान लो 10 बच्चे निकल कर आए, तो मैं क्या 10 बार लिखूंगा क्या कि 15 साल 15 साल 15 साल 15 साल। इससे बढ़िया मैं एक बार लिख दूं और बता दूं 10 बच्चे हैं, तो इसलिए इसको रखा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, बार बार लिखना पड़ता था। क्या कोई ऐसा नंबर था देखो यहाँ पे जो बार बार आया हो, यहाँ नहीं था, लेकिन मान लो हो सकता है ना जो सेम रिपीटेड हो बार बार, तो इसीलिए बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है।
बाकी ध्यान रखना, इसको जब कंस्ट्रक्ट करोगे टेली मार्क्स में करोगे। अब आप ये एग्जांपल आपको जो है अपनी कॉपी में ट्राई कर लेना एक बार, मतलब इससे मत करना, मैं आपको बताऊंगा पीछे कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, यहाँ मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ये सारा डेटा आपको दे दिया, इसमें देखो कितनी बार रिपीटेड होगा। तो आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखोगे 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। 10 नंबर के कितने बच्चे हैं तो उसको पहले टेली मार्क्स में लिखा। टेली मार्क्स आता है ना आपको लिखना, टेली मार्क्स में नंबर बताया तो अगर एक लिखना हो तो एक, दो लिखना हो दो, तीन लिखना हो तीन बार तिल्ली, चार बार लिखना हो चार बार, और पांच बार लिखना हो तो एक, दो, तीन, चार, पांच। लेकिन अगर छह लिखना हो तो एक, दो, तीन, चार, सॉरी पांच नहीं बनाना, पांच और छह। ठीक है, 10 लिखना हो तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 और 11, इस तरीके से। ठीक है, चलो, तो यहाँ टेली मार्क्स लिखा। टेली मार्क्स के बाद टोटल स्टूडेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी कि भैया 7 था तो 7, 9 था तो 9, 8 था तो 8, 4 था, और नीचे टोटल बच्चे कितने हैं। कुछ भी नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज अगर आपको कल को बनाने के लिए दे दे ऐसे बनानी होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला, अगला यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, इसको समझना है अब अपने को, ठीक है ना। जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज हो जाएगी, उसमें मजा आएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें चीजें बढ़िया से चलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, जाननी है उसमें से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पर है कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कहता है सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझते हैं, ध्यान से सुनो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी बताती है कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है ना। जैसे यहाँ पे आप देखा कि 5 जूते का नंबर है तो कितनी बार आया, 3 बार। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करती है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके उसकी परसेंटेज लिख देती है। मतलब जैसे मान लो पहले मैं डेटा लिखता हूँ, ये वाला हिस्सा भूल जाओ, पहले यहाँ तक करते हैं। 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का जूता कितनी बार है आपने यहाँ गिन लिया होगा, लिख दिया होगा, फ्रीक्वेंसी लिख दी, टोटल आ रहा है 30। अब क्या करो, ऊपर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको लिखो, नीचे जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको लिखो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 10% आ जाएगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबकी परसेंटेज निकाल दी और सबकी परसेंटेज भी 100 ही आएगी जोड़ के, बस खत्म, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये चीज करनी होती है बेटा, क्लियर है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे इसमें क्या चीज करनी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंटिन्यूस। जब आपने यहाँ कंटिन्यूस देखा होगा तो कंटिन्यूस बहुत सारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। ये देखो, कंटिन्यूस, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल और मिड वैल्यू सीरीज, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझनी है और इसके सारे क्वेश्चन पीछे करते चलने हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, वो चीज मैं आपको क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज समझनी है अपने को। तो कंटिन्यूस सीरीज सिंपल है, जब वेरिएबल कंटिन्यूस होता है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जब वेरिएबल बहुत सारे होते हैं ना और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो उसको कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप बना के रख देते हैं, जैसे इतनी कैटेगरी से इतनी कैटेगरी, इस तरीके से। ठीक है ना, तो मान लो जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलो कंसेप्ट वाइज समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर क्लास लिमिट क्या होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं क्लास इंटरवल क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले क्लास लिमिट की जो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू होती है जिसके अंदर जो है क्लास आ रही होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्लास अगर 10 से 20 है तो लोअर लिमिट आपकी एक तरीके से 10 है, अपर लिमिट आपकी एक तरीके से 20 है, तो यहां से लेकर यहां तक इसे L1 L2 करके लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम समझते हैं क्लास इंटरवल, उनके बीच में कितने का गैप है, यानी कि 20 में से 10 घटा दो, 10 का गैप है, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, और बाकी कभी भी आपको विड्थ निकालनी हो तो विड्थ निकालने के लिए क्या करो, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन हो उसको लिख दो, और कितनी क्लासेस में आपने उसको डिवाइड कर रखा है वो लिख दो। समझ रहे हो, ये बात आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो, है ना, क्या क्या चीजें हैं इसको मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कोई एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी वैल्यू 100 लिख रखी है और सबसे छोटी वैल्यू 20 लिख रखी है, तो सबसे बड़ी और छोटी के बीच में कितने का फर्क है, 80 का फर्क है ना, तो वो लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। यहाँ आपको निकालना है विड्थ, है ना, ये आप क्या निकाल रहे हो, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, यानी कि क्लास इंटरवल कितना चौड़ा बनाना है, ये आपसे पूछा है। तो आपके पास जो भी डेटा होगा, तो मान लो वो किससे शुरू होगा, 20 से शुरू होगा, चलो जस्ट मान लेते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख रहा हूँ।
सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, 100 माइनस 20 डिवाइड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, 8 क्लासेस बनाई है, 1 क्लासेस, 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस, 6 क्लासेस, 7 क्लासेस, 8। इसमें से इसको डिवाइड माइनस करोगे, 80 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि जो गैप होना चाहिए वो 10-10 का होना चाहिए। अब मैंने तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसा बना के दे दिया था, लेकिन जनरली आपको छोटी ऑब्जर्वेशन पढ़ लो, बड़ी ऑब्जर्वेशन पढ़ लो, दोनों को माइनस कर दो और कितने आप क्लासेस बनाने वाले हो या बनाना चाहते हो आपको पता चल जाए। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको छोड़ो, मैंने कहा भाई 20 है और 100 है, मान लो मैंने अपने मन में डिसाइड करा कि मैं 8 नहीं 4 क्लासेस बनाऊंगा। कितनी क्लासेस बनाऊंगा, 4। तो मैं पहले माइनस करूंगा और डिवाइड करूंगा 4 से, 80 आ जाएगा। 80 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 20, यानी कि जो गहराई होगी ना इनके बीच में वो 20-20 की होगी। तो पहला 20 है, 20 के बाद 40 का 20 का गैप होगा, ध्यान रखना, तो 40 हो जाएगा। 40 के बाद 60 हो जाएगा, 60 के बाद 80 हो जाएगा और 80 के बाद 100 हो जाएगा। तो ये मेरी 4 क्लासेस बन गई। वो इस तरीके से करते हैं, वहां पर फॉर्मूला दे रखा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी रेंज बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो एक क्लास इंटरवल में, ये 0 10 10 से 20 70 से 80 तक है। तो सबसे छोटी वैल्यू 0 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 80 तक गई, 80 में से 0 घटा दो 80, है ना। यानी कि यहां अगर मैं आपसे पूछूं रेंज, तो 100 में से 20 घटा दो 80 इसकी रेंज हो जाती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बाकी कल को कोई आपसे मिड पॉइंट पूछे तो मिड पॉइंट कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो आपको उसका मिड वैल्यू, जैसे मान लो 20 से 30 है तो 20 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 50, 50 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 25। लिखते चलना है इसकी वैल्यू, फॉर्मूले लिखते चलना आप लोग, सब लोग साइड बाय साइड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना फॉर्मूला था इस चीज का, ठीक है। बाकी सारी चीजें खत्म है। यहाँ पे टॉपिक है फ्रीक्वेंसी और क्या कहते हैं इसका, तो एक बार थोड़ा इसको समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग हमारे जो है क्वेश्चन को या एग्जाम्पल्स को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो, तो अब अपने को समझना है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले समझ चुके हैं, बस ये क्लास फ्रीक्वेंसी समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहते हैं अपना फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, जब नंबर बार बार आ रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा था कि ना, क्या कहते हैं, याद है ना, वो एक सीरीज होती थी, उसके बगल में होता था, मतलब यहाँ पे एक सीरीज चल रही होती थी वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के बगल में जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती थी, ठीक है ना। तो उसको भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें एक टॉपिक है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, हर क्लास के सामने जो नंबर लिखा होता है वही क्लास फ्रीक्वेंसी है। मतलब जैसे मान लो ये 10 से 20 है ना, इसके बगल में क्या लिखा हुआ है 6, तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आई है। बेसिक से कुछ टर्म्स हैं जिसको बार बार यूज कर रखा है, आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके अपने को सीरीज समझनी है और आप साइड बाय साइड में इनके क्वेश्चन लिखते चलना पॉज कर करके। कंटिन्यूस सीरीज एक एक्सक्लूसिव टाइप की है, बढ़िया है। क्या चीज है भैया इसके अंदर एक्सक्लूसिव ऐसा है, ठीक है, क्या चीज है अपने को समझनी है, कुछ भी नहीं है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब ध्यान से समझना, इन दिस गिवन एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट जिसका मार्क्स जो है ना वो 10 से 19.5 के बीच में आया है, 19.9 के बीच में आया है, तो वो 10 से 20 में आएगा। लेकिन अगर किसी का मार्क्स 20 आ गए तो उसे आप 10 से 20 में नहीं, 20 से 30 में कैलकुलेट करोगे। ये एक्सक्लूसिव सीरीज कहती है, समझ पा रहे हो। यानी कि लोअर लिमिट तो आएगी, अपर लिमिट का नंबर इसमें नहीं आएगा, वो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। समझ पा रहे हो, ये चीज लिख लेना आप अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है। जो अपर लिमिट का नंबर है वो अगली सीरीज में आएगा, यानी कि किसी के 30 नंबर आए हैं तो वो अगले वाले में लिखे जाएंगे, 20 से 30 में नहीं, 30 से 40 में आएगा। नौरव शाह आप बताओ, अगर 30 से 40 में किसी का नंबर 40 आ गए तो वो किस में लिखे जाएंगे, 30 से 40 में, 40 से 50 में, वो लिखे जाएंगे 40 से 50 में, ठीक है। चलो, कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन बोल रहा है करके दे दो, तो आपने कुछ नहीं, क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, कोई नहीं। ये आपको डेटा दे दिया, करना आपने वही है, पहले आपने सीरीज बना लेनी। देखो उसमें क्वेश्चन में बोला है कि 0 से 10, 10 से 20 बना लो, बना लेना। जहां तक मैक्सिमम नंबर जा रहे हो 78 तक है तो 80 तक बना लेना। बना लिया आपने, टेली मार्क्स से लिख देना, नंबर लिख देना। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 50 आ गया है ना, ऊपर देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 50 आ गया, तो ये 50 40 से 50 में नहीं आएगा, ये 50 से 60 में आएगा। मैं आपको कोई एक समझा देता हूँ, कोई एक डेटा। चलो मैं आपको 50 से 60 वाला समझाता हूँ। तो देखो, एक मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलो मार्क कर देते हैं इसी से।
जैसे मान लो एक 50 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 1 2 3 4 आ गए। और इसके अलावा यहाँ पर एक 55 आ जाएगा, एक 59 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और देखो 50 से 60 में 6। तो ये आपको कर लेना है प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बाकी एक्सक्लूसिव का मतलब याद रखना, जो ये वाला नंबर है वो अगले में आता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, कर लेना। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें भी मांगी गई हैं आपसे, इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ठीक है। इसमें क्या मांगा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये आपको डेटा अलग से दे रखा है मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला डेटा है, तो इसका आंसर यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है। मिड वैल्यू मांगी है तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, टेली मार्क्स लिख दिया, फ्रीक्वेंसी बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन कुछ और क्वेश्चन पूछे थे, फाइंड द नंबर ऑफ टीनेजर जिनका वीकली पॉकेट मनी 140 से ज्यादा है। तो 140, अब देखो ये 140 से ज्यादा है, ये लोग, ये दोनों, यानी कि 3 और 1 4 लोग हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कितना आसान तरीका बताने का। कहता है जिनका 100 से कम है, यहाँ तक 100 आता है, लेकिन 100 से कम में ये लोग आ जाएंगे, 6 और 6 12 लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला आपको क्या मांगा है, कितने परसेंटेज हैं जिनका 80 से 120 में आता है। ये लिमिट 80 है और ये लिमिट 120 है। 80 से 120 में 7 और 6 13 लोग आते हैं, ठीक है। 13 लोग आते हैं टोटल, कितने में से, 30 में से। टोटल लोग तो 30 है ना, मल्टीप्लाई 100, यू विल गेट योर परसेंटेज। कितना ही आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कर जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी। तो मैक्सिमम किसी को पॉकेट मनी जो मिल रही है, यहाँ पर इसमें से देख लेना, ठीक है ना, इसमें से कितनी मिल रही है पॉकेट मनी, ठीक है, 175 मिल रही है यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पॉकेट मनी, और मिनिमम मिल रही है 62। बहुत ही बढ़िया है, काम खत्म। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर ही आगे बढ़ना, ठीक है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव सीरीज में कुछ भी नहीं है, लोअर और अपर लिमिट जो होती है ना, वो इंक्लूड होती है उसके अंदर, ठीक है। और ये डेटा ही ऐसा होता है जिसमें चीजें ही बड़ी क्लियर हो रही होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, अब आप एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में यहाँ से डिफरेंस पहचान पाओगे। आप इस सीरीज को देखो, आप जैसे इसे देखोगे आपको क्या नजर आ रहा है, 10 और 19, 19 पे खत्म हुआ, अगला 20 पे शुरू हो रहा है, फिर 20 से 29 है, 9 का गैप है, 29 के बाद अगला 30 से 39, अगला 40 से 49। यानी कि इस वाले में तो भाई हर एक चीज इंक्लूड है इसके अंदर, 10 से 19 में सारे आएंगे। तो सिंपल है, बड़ा आराम से समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, ठीक है ना, पॉज करो, इस क्वेश्चन को लिखो, हर एक डेटा आपकी बुक में होगा, ट्राई करो। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने कर लिया होगा ये सारी सीरीज को, इसके बाद ये इसके टेलीमार्क से करके फ्रीक्वेंसी लिख दी होगी आपने, सारा काम हो गया होगा। अब क्वेश्चन है, इसने बोला बना दो, हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स 30 से ज्यादा सिक्योर करे। 30 से ज्यादा ये वाले बच्चे हो जाएंगे, 30 से ज्यादा में 11 12 और 7, तो 11 12 और 7, काम खत्म। लेस देन 19, 19 से कम लोग, तो ये 19 और 19 से कम लोग 11 और 19 हो गए, ठीक है ना, तो सॉरी 11 और 3, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला उसने बोला हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 20 एंड 49। अब इस वाले को थोड़ा कर लेते हैं। इसने क्या बोला है, हाउ मच परसेंट, मतलब हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 20 टू 49, 20 से 49 के बीच में कितने लोगों ने मार्क्स स्कोर करा। 20 यहाँ से 49 यहाँ तक, 20 से लेकर 6 11 12, तो 6 और 11 और 12 को आप जोड़ लेना, 12 और 11 23 6 29, और टोटल है 50, परसेंटेज निकाल लो, मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 29 इज 58%। काम खत्म, कुछ भी नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो, मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, डेटा आपको दे रखा है, बस पढ़ लेना क्या मांग रहा है। इंक्लूसिव मेथड से मांग रहा है, अरे कर लोगे भाई, पॉज कर रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। इसको कर लेना, फिर चेक कर लेगा साथ में, अगर मीत होगा तो मीत आपके आंसर चेक कर लेगा कि आपने करे नहीं करे, तो एक बार बता देना, नहीं तो आप बुक से खुद चेक करके बोल देना जी हमने कर लिया, आगे बढ़ा दो। अगला क्वेश्चन, इसको यही कर लोगे, प्रैक्टिस एग्जाम, मतलब पीछे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जो इजी होंगे उसको ज्यादा मत करना, ठीक है। चलो, ये भी आपको डेटा दे दिया, कह रहा है इंक्लूसिव मेथड से कर दो। अब इंक्लूसिव मेथड से यहाँ एक प्रॉब्लम जैसे इसने बना रखी कि पिछले क्वेश्चन में तो उसने बोला 10 के क्लास इंटरवल ले लेना, यहाँ आपको क्लास इंटरवल बताए नहीं है, तो क्या आपको लेना नहीं आता, बिल्कुल आता है, मैंने सिखा रखा आपको इंटरवल लेना। कैसे करोगे आप चाहो सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, क्योंकि आपको जब भी विड्थ लगानी हो, आपको प्रॉब्लम हो कि कितने से कितने का गैप मानूं, आप क्या करो, आप लार्जेस्ट वैल्यू ले लो, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ ढूंढो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 87,
सबसे छोटी वैल्यू 22 आ रही है, दोनों को माइनस कर दो, 87 माइनस 22 और डिवाइड बाय आप कितने इंटरवल्स बनाना चाहते हो, मतलब ये जो सीडी है ना, आप कितनी बनाना चाहते हो। तो उसने बोला नहीं है कुछ भी, कितनी बना लो, आप कुछ भी रख देना, समझ रहे हो। तो आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं माइनस करके चेक करता हूँ, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया 6, तो मैं चाहूं तो इस 65 को 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 से भी कर सकता हूँ, 9 से भी कर सकता हूँ। अब जैसे इसने 7 से करा तो मैं जरूरी नहीं है ये 7 से करो, आप आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो सबसे छोटा डाटा आपका 22 है, मान लो फॉर एग्जांपल 20 से भी शुरू करोगे और आखिरी एक तरीके से 90 तक जाएगा, 90 मतलब हाँ इसके आसपास तक। तो आप कैसे रखोगे, 20 से 30 अगर रखोगे तो 10-10 का गैप है, तो ये 7 बार हो जाएगा, है ना। 20 से 30, 30 से 40, देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, यानी कि 7 बार हुआ, तो इसीलिए हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो वैसे तो आंसर 9.28 आएगा, पर एक अप्रोक्सीमेट अगर हम क्लोजेस्ट नंबर पे जाएं तो या तो मैं 9 लिख सकता हूँ या 10 लिख सकता हूँ, है ना। तो या तो मैं 9 का गैप बना लूं या मैं 10 का गैप बना लूं, तो यहाँ 9 का गैप बनाया गया, 20 से 29 बनाया गया। फिर अगला इंक्लूसिव है तो 30 से 39, लास्ट में 89 तक गया और काम खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लो इसको, फिर चलेंगे आगे। अब सवाल तो यहां आता है, इससे पेपर में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मैं यूं नहीं कह रहा कि आए रखे हैं, आ सकते हैं। सवाल क्या आ गया भैया, कह रहा भाई साहब कन्वर्जन कर लो इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव में, है ना। तो करके देख लेते हैं, आ जाओ, चलो भाई देख लेते हैं इसको क्या सीन है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कन्वर्जन हो जाए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का एक दूसरे के अंदर, कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, कर लेंगे, आ जाओ देखते हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है ये इंक्लूसिव है, हाँ इंक्लूसिव नजर आ रही है, कह रहा है एक्सक्लूसिव बदल दो। आपको पता है एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो जहां खत्म है वहीं से शुरू होता है। 10वीं क्लास में आप मेहनत कर चुके हो, क्या करते थे, इसका आधा कम आधा ज्यादा, 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 ये लो 10 का 9.5, 19 का 19.5, काम खत्म भाई, कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। बोलो कोई दिक्कत है तो, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल बढ़िया से हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, डेटा आपको दे रखा है, कह रहा है 25 बच्चे, यानी कि डेटा 25 बच्चों का है, 50 मार्क्स का पेपर था, ये सबके नंबर आए हैं, यानी कि जायज बात है 50 से ज्यादा नंबर आएंगे नहीं, 0 से 50 के बीच में आ सकते हैं। तो किसी के 10, 7, 8 नहीं आए, तो इसलिए 10 से शुरू कर दिया, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, क्योंकि शायद किसी के 50 भी नहीं आए होंगे। उसने बोल ही दिया था कि इंक्लूसिव सीरीज बनाओ, तो इंक्लूसिव सीरीज हमने बना दी, ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है फ्रीक्वेंसी बनाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ जब एक्सक्लूसिव हो और लोवेस्ट को 10 से 20 मानो, तो इसी क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव से भी कर लो, ये लो, आपने एक्सक्लूसिव से कर लिया तो भी आपका सेम ही डाटा आया, काम खत्म, कुछ भी नहीं था भाई, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव खत्म, है कि नहीं। अब इनके बीच में डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस क्या है भाई, डिफरेंसेस पढ़ लो। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में काउंट होती है ना। एक्सक्लूसिव में जो अपर लिमिट होती थी जैसे 20, ये अगले में भी 20 है तो ये अगले में काउंट होती थी, है ना। लेकिन इसके अंदर तो अपर लोअर दोनों आती थी। आगे चलते हैं, क्लासेस ओवरलैप नहीं करती इसके अंदर, मतलब जैसे मान लो 20 है, यहाँ भी 20 है, तो जो अपर लिमिट है एंड द लोअर लिमिट है ऑफ नेक्स्ट क्लास आर द सेम, है ना। मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये दोनों एक ही साइड में आती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो सेम नहीं होती। दूसरा डिफरेंस कहता है देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग इट टू द इंक्लूसिव मेथड प्रायर टू कैलकुलेशन। कहता है अगर एक्सक्लूसिव कर रहे हो तो इंक्लूसिव, और बात सही है, क्योंकि आप दो दो बार थोड़ी ना लिखते हो, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ भी थोड़ी ना लिखते हो, आप अगले में लिखते हो, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको उसके आगे और अच्छी कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी करनी है तो आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है, आधा कम आधा ज्यादा करके करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बात खत्म हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तीसरे टाइप का कॉन्टिन्यूटी जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो अपने को देखता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब फर्स्ट या लास्ट जो क्लास लिमिट है वो मिसिंग हो, मतलब फर्स्ट और लास्ट, कैसे एग्जांपल दूंगा ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट और ये लास्ट, बीच में देखो सीरीज चल रही है, बस पहली और आखिरी गायब है, इसे ओपन एंड सीरीज कहते हैं। और कुछ भी नहीं है भाई, इसको ओपन एंड सीरीज को आप कंटिन्यूस में भी बदल सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा खेल नहीं है।
ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा है, देखो लेस देन 10 है, अबव 40 है, कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल है आपको दे रखा है, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से। हालांकि इससे मांगा क्या है, आपको कहता है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। भाई इसका लोअर लिमिट मांग रहा है, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि 10-10 का गैप है, 10 से पीछे 0, और इसका 40 से 50 हो जाएगा। काम खत्म। इसका भी बता देना, कुछ भी नहीं है, खत्म, बिल्कुल तेजी से निपटाना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट मांग रहा है। अब यहाँ देखो 10-10 का गैप है। अब एक चीज आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना इस वाले में चीज खतरनाक है, गैप तो 20-20 का है। अगर हम लेस देन 10 है तो इसको तो हम 0 से 10 लिखें या -10 से 10 लिखें, और अबव 85 है, यहाँ तो गैप्स ही बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो क्या कहता है, इस एग्जाम्पल में क्लास इंटरवल जो है ना वो अलग अलग विड्थ के हैं, तो इसलिए लोअर लिमिट और फर्स्ट अपर लिमिट जो है ना वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब आप इसे नहीं निकाल सकते, बस बात खत्म। क्यों नहीं निकाल सकते, समझ पा रहे हो ना। अब मतलब ये गैप ही सेम नहीं है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो अच्छा, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ भी रुक गया था मैंने, यहाँ देखा नहीं, ओके। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ 40 का है, ठीक है, और यहाँ कितने का है, 30 से 60 में, यहाँ 30 का है, यहाँ 20 का है, ओके, और यहाँ अबव 100 है, और यहाँ पे भी वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट मांगी है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, कह रहा है सेकंड क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें 20 का गैप है, थर्ड में 30 का गैप है, उसमें 40 का गैप है। तो एक अजम्पशन मान रहे हैं कि गैप जो है ना वो हर बार 10-10 बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगला 100 है, तो 100 से अपर लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 150, ठीक है। और यहाँ पर 10 से 30 20 का गैप है, तो अगले में 10 का ही गैप होगा, तो वो गैप रहा होगा 0 से 10, 10 का गैप, 20 का गैप, 30 का गैप, 40 का गैप, 50 का गैप। इस हम इसको अजम्पशन मान के चलते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो यहाँ पे बेटा आपको जो है ये वाला भी सीन क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से क्या सीन है अपना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो जी, अब अगली है जिस सीरीज का नाम है अपना, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे लेस देन और मोर देन कहा जाता है। आपने देख रखी है बेटा, लेस देन बनाना भी मोर देन बनाना भी, समझा दूंगा, कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। कम्युलेटिव का मतलब होता है ऐड करते जाना, ठीक है। ये जो सीएफ आप पढ़ते हो ना, सीएफ वाली सीरीज, मीडियन में याद है सीएफ लिखते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें दो होती है, एक लेस देन होती है, एक मोर देन होती है, ठीक है ना। और उसको कैसे करेंगे वो मैं अब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ बनाना है, अपने को डेटा दे रखा है, आ सकता है ना किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे मान लो अब मुझे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो डेटा दे रखा है मुझे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये मुझे डेटा दे रखा है। अब मैं, मुझे ये क्लास इंटरवल है और ये मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, जायज़ बात है, 2, ठीक है, 5, ठीक है, और 10, ठीक है, 12, ठीक है, 17 और 4। आपको ना चीज़ें बहुत अच्छे से समझ के चलनी है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 60 मार्क्स का बच्चों का टेस्ट लिया था, और 60 मार्क्स में जिसके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हो 2 बच्चे हैं, जिसके 10 से 20 में बच्चे नंबर आए इस तरीके से। अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, इसे क्या बनाना है, लेस देन, पूरा नाम याद रखना, ठीक है ना, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सी ए या ओ नहीं है, कम्यू, सी यू एम है ना, ठीक है, इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे पहले एक चीज समझनी है, क्या आपके पास 0 से कम का डाटा है, आप कहोगे नहीं, तो फिर जायज बात है, आप लेस देन 0 तो नहीं लिख सकते, लेकिन लेस देन 10 लिख सकते हो। इसी हिसाब से यहाँ के सारे पकड़ लो नंबर, लो जी पकड़ लिए, क्या हो जाएगा, लेस देन 10, 10 से कम, फिर सेम यही चीज 20 से कम, सेम यही चीज 30 से कम, लेस देन 30, लेस देन ये वाला नंबर 40, लेस देन 50, लेस देन 60, ये लो जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसे लोग जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हो कितने हैं, आपको के 10, और मैं यही चीज बोलूँ जिसके 10 से कम आए वो खड़े हो जाओ, ये लोग होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये वाला नंबर तो आता ही नहीं होगा इसमें, बिल्कुल सही बात है, 2 लोग हैं। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं कि ऐसे लोग जिनके 0 से लेकर 20 तक के बीच में नंबर हो, तो आप कहोगे भैया ये सारे होंगे, 7 लोग। और वहीं मैं इसी को ऐसे कहूं कि लेस देन 20 बताओ, तो इसका मतलब 20 से कम में सारे आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों 20 से कम में होंगे कि नहीं होंगे, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों। मैं कहूं 20 से कम, खड़े हो जाओ 7 जने,
मैं कहूँ 30 से कम खड़े हो जाओ, तो ये दोनों तो खड़े होंगे ही, ये जने भी खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। 10 5 15 2 17। मैं कहूँ भाई 40 से कम जने खड़े हो जाओ, तो 40 से कम में सारे जने खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने जने? 29 जने, सबको जोड़ लेना। मैं कहूँ भाई 50 से कम सब लोग खड़े हो जाओ, जिनके 50 से कम आए हैं। 50 से कम में ये भी हैं, 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 इनके कितना और जोड़ दो, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 46। मैं कहूँ जी क्या कहते हैं अपना, 46 सॉरी। मैं कहूँ 60 से कम खड़े हो जाओ, तो ये सारे ही तो हैं जिनके 60 से कम आए हैं। 60। तो ये आपने लेस देन बना लिया, इस तरीके से बनाते हैं लेस देन। लेकिन अगर इसी का मोर देन बनाना हो तो घबराना नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार फिर से डाटा लिखूंगा, फिर से समझा दूंगा। डेटा फिर से लिख रहा हूँ क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और मैं आपको लेस देन से मोर देन भी समझा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बनाना आना चाहिए। 40 से 50, 50 से 60। कितने लोग हैं? 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 17 लोग, 4 लोग। अब मोर देन बनाना है, तो क्या मोर देन 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो इस वाले को पकड़ लो सबको और लिख दो क्या, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, और मोर देन 50, क्योंकि 50 60 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, 50 से ज्यादा लिखोगे। अब एक चीज खुद सोचो, समझना बेटा समझना। मैं कहूँ 0 से ज्यादा कितने लोगों के नंबर आए हैं, तो ये सारे ही तो लोग हैं जिनके 0 से ज्यादा नंबर आए हैं, है कि नहीं। इन सबको जोड़ दो 50। लेकिन जब मैं कहूँ जिनके 10 से ज्यादा आए हैं, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मतलब वो लोग नहीं, वो लोग हट जाएं जिनके 10 से कम आए हैं। 10 से ज्यादा तो ये सारे लोग हैं, ये सब लोग हैं ना जिनके 10 से ज्यादा नंबर आए हैं, तो इनको जोड़ो, यानी कि सिर्फ 2 हटा दो, 48। मैं कहूँ अब वो लोग बताओ जिनके 20 से ज्यादा आए हो, 20 से ज्यादा मतलब सिर्फ ये लोग, क्योंकि ये तो 20 से कम वाले हैं, इनको हटा दो, यानी कि उसमें से 5 और हटा दो, है ना। कितना? 43। मैं कहूँ अब 30 से ज्यादा लोग, 30 से ज्यादा लोग मतलब ये वाले, कितने लोग? 33। मैं कहूँ 40 से ज्यादा लोग, 21। मैं कहूँ 50 से ज्यादा लोग, तो 50 से ज्यादा तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, काम खत्म। ये लो, मोर देन लेस देन बनाने में क्या ही मुश्किल है, कहता है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बना दे, तो परसेंटेज वाइज बेटा कुछ नहीं है, पहले आप डाटा लिख लो और डाटा को टोटल से डिवाइड कर दो। जैसे 40 है ना, तो यहाँ पहले वो लिख दो वैल्यू और उनको डिवाइड करते जाओ। करा देता हूँ, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, आ जाओ समझना है अपने को। तो मैं कहूंगा पहले एक बार खुद से ट्राई कर लेना, और हो जाए तो स्किप कर देना, आ जाओ। अगला देखो, 100 से 110 है, 110 से 120 है, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी और। पर मैं एक चीज कहूंगा, ये क्वेश्चन जब आपने देखे ना, समझे, इनको खुद से एक बार ट्राई करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160। कितने लोग हैं? 10 लोग, 6 लोग, 9 लोग, 11 लोग, 3 लोग, 1 लोग, टोटल हो गए 40। ये फ्रीक्वेंसी एफ, ये क्लास इंटरवल। उसने बोला परसेंटेज भी लिखना, कोई बात नहीं भाई, पहले डेटा तो लिख लें। अब आप सोचो, इससे कम तो लिख नहीं सकते, यानी कि सारे ये वाले पकड़ोगे आप लेस देन वाले में, तो आप क्या क्या लिखने वाले हो? लेस देन 110, लेस देन 120, लेस देन 130, लेस देन 140, लेस देन 150, लेस देन 160, ठीक है ना। 110 में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 120 से कम, तो ये सारे लोग हैं, 10 और 6, क्योंकि ये लोग 120 के कम में हैं, 16 लोग। मैं कहूँ 130 में कितने कम लोग हैं? तो ये सारे, 9 6 15 10 25। मैं कहूँ इसमें कम कितने लोग हैं? आप लिख दोगे 25 और 11 36, टोटल जुड़ जाएगा इसके अंदर। मैं कहूँ 150 से कम कितने लोग हैं? आप कहोगे 39। मैं कहूँ इससे कम कितने लोग हैं? आप कहोगे 160 से कम, टोटल लोग 40। लेकिन अगर आपको परसेंटेज अब निकालनी है, तो आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। नीचे आपका टोटल नंबर एक तरीके 40 है, 10 है, 10 को 40 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला नंबर क्या है? 16, 16 को 40 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगला 25 है, 25 को 40 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगला क्या? 36 है, 36 को डिवाइड कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज आ जाएगी। अगला 39 को 40 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो ये परसेंटेज बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, और इसकी परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होगे। अब इसने सेम ऐसे मोर देन की बना रखी है, तो बेटा खुद से कर लेना, ये क्वेश्चन भी खुद से कर लेना भाई।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। उल्टा दे रखा है, चलो आओ करा ही देता हूँ यार, आ जाओ कर लो पहले आप ट्राई, फिर लगे कोई डाउट है तो मुझे बोलना। अब धीरे धीरे हम चैप्टर को खत्म करते हुए जा रहे हैं, बाद में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, खास करके मोर देन लेस देन वाले। डेटा दे रखा है मोर देन, देखो 5 5 का फर्क है, 40 से ज्यादा, यानी कि डाटा 40 से शुरू हुआ होगा, 40 से 45 रहा होगा, फिर 45 से 50 रहा होगा, फिर 50 से 55 रहा होगा, ऐसे 55 से 60, 60 से 65, और 65 से 70, लेकिन 70 से भी ज्यादा लिखा हुआ देखो उसने, मोर देन 70, यानी कि अगला 70 से 75 एक लास्ट रहा होगा। अब आप एक चीज समझो, उसने बोला है 40 से ज्यादा लोग, मतलब ऐसे लोग को, इस चीज को समझना, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो 140 से ज्यादा नंबर लाए, कितने लोग हैं हाथ खड़े करो, 140 बच्चों ने हाथ खड़ा करा, लेकिन मैंने कहा जो लोग, सॉरी 140 नहीं 40, जो लोग 40 से ऊपर नंबर लाए हाथ खड़े करो, खड़े कर दिया बच्चों ने हाथ। मैंने कहा जो लोग 45 से ऊपर लाए हो तो वो हाथ खड़े रखो, तो क्या हुआ ना, कुछ हाथ कम खड़े हुए, अब 127 बच्चों के हाथ खड़े हुए, कितने बच्चों के हाथ खड़े नहीं हुए, 13 बच्चों के, यानी कि वो 13 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 40 से 45 के बीच में नंबर आए होंगे। काम खत्म, माइनस करते चलो, सब में माइनस करते चलो। अगला कितना, इसमें से ये माइनस 15, इसमें से ये माइनस, ठीक है 23, 28, ठीक है ना 25, अब इसमें से ये माइनस, मतलब सॉरी इसमें से ये माइनस करो 19, और जो लोग 70 से ज्यादा नंबर लाए, यानी कि 70 से 75 के बीच में, तो वो लास्ट का बिल्कुल 17 नंबर है वही रहेगा। एंड योर वर्क इज फिनिश्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे सेम अगला इसी का लेस देन बनाना तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद लेस देन तो बनाए, डेटा तो आएगी, अब लेस देन तो बना ही लोगे। आगे चलते हैं। अगला इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल सीरीज, कुछ भी नहीं है जिसमें ये इंटरवल बराबर हो, विड्थ सबकी इक्वल है, जिसमें बराबर ना हो अनइक्वल है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, काम खत्म। लास्ट आती है मिड वैल्यू सीरीज, और आप कुछ भी नहीं है समझ रहे होगे, मिड वैल्यू निकालने के लिए बात कर रखी होगी। मतलब क्या सीन है भैया, और यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया एक तरीके से, मतलब एक टॉपिक रह गया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब देखो कह रहे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ इस डेटा से, ठीक है। ये आपको डेटा दे रखा है, अब आपको मिड वैल्यू दे रखी है, तो आप समझो, देखो मजा आएगा, कुछ भी नहीं है, आसानी से देखना। मिड वैल्यू क्या दे रखी है 5, अगली क्या है 15, अगली क्या है 25, अगली क्या है 35, अगली क्या है 45। एक समझ लो एग्जाम्पल है, सारे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 4 है, 8 है, 10 है, 6 है, 2 है, समझो ये फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। अब एक चीज समझो, कितने का गैप है, 10 10 का, मैं समझाता हूँ ना, देखो 10 10 का गैप है, 10 का गैप है, यानी कि बीच की वैल्यू 5 है, 10 का गैप है, 5 इधर गैप दे दो, 5 इधर, क्योंकि टोटल गैप 10 था, 5 गैप इधर कम करो 0, 5 गैप इधर ज्यादा करो 10, तो पहली सीरीज बन गई होगी 0/10। अगला गैप 15, 10 10 का गैप है ना, सब में 10 10 का गैप है, तो 5 इधर कम करो 10 हो गया होगा, 5 इधर ज्यादा कर दो 20 हो गया होगा, 10 से 20। अगला क्या नंबर है 25, 5 इधर कम करो 5 इधर ज्यादा करो, 25 में 5 कम करोगे 20, 25 में 5 ज्यादा करोगे 30, तो इधर बन गया होगा 20 से 30। ऐसे ही 30 से 40, ठीक है ना, ऐसे ही 40 से 50, काम खत्म भाई, ठीक है। समझ रहे हो, मैं जैसे बताया वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस गैप बना देना और कुछ भी नहीं है। नहीं तो आपको पता है फॉर्मूला होता है, लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट करके आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 5, इधर ले जाओगे 10 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 10 आ रहा है, तो 10 10 का गैप है, तो 0 इस तरफ होगा 10 इस तरफ होगा, तभी तो दोनों वैल्यू बनी होगी, एक 0 एक 10। जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लेना बेटा। अब ध्यान से सुनो, ये देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है डाटा, इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ये सारे इसके आंसर हैं, देखो। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो भी चल रहा है पूरा, ये नहीं करना आपने, ये वाला टॉपिक अभी हम नहीं करेंगे, यूनिवेरिएट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइवेरिएट, ये वाला पार्ट नहीं करना। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, और लास्ट में आपने रुक जाना भी, चैप्टर कंप्लीट मतलब ये नहीं करना अभी रुक जाओ। थ्योरी आप ट्राई कर सकते हो, आप कर लेना, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, ये रहे। तो अब आपने क्या करना है, इनके प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। 19 क्वेश्चन है, मैं यूं नहीं कह रहा 19 करना, जैसे आपको लगे चैप्टर क्लियर है आप खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने इस टॉपिक को खत्म करा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। धन्यवाद, चलो।